एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, उन्हें पूछने का क्या पैटर्न रहा है, हम उन पर डिस्कशन करते हैं। साथ में उन प्रश्नों की व्याख्या क्या हो सकती है, उसका सही जवाब क्या हो सकता है, ये भी जानते हैं। उस प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हम उसे यहाँ कवर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पहले वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2013 तक की जितने भी पीवाईक्यू भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ चर्चा में शामिल कर लिया है। अब हम जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे नए सेगमेंट जलवायु विज्ञान के भीतर किस तरीके के प्रश्नों को पिछले वर्षों में पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं और उन पर हम चर्चा करते हैं। ये है प्रश्न में आपके सामने एक परिच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं गद्यांश है। इसके आधार पर आपको अगले 5 प्रश्नों का जवाब देना है। इसे आपको ठीक से पढ़ना होगा। दरअसल ये जो गद्यांश है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहे हैं उसमें शामिल रहा है और ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट फ्रेम करता रहा है। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके सामने परिच्छेद है, हम इसे पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के वायुमंडल की नमी प्रणाली और ऊर्जा बजट की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी में जो वायुमंडल की नमी यानी जो आर्द्रता है, आर्द्रता प्रणाली है, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता होगी, कितनी नमी होगी, ये डिपेंड करता है किस पर, कि वाष्पीकरण कितना हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल की नमी प्रणाली और ऊर्जा बजट की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जितनी नमी और आर्द्रता लेकर ऊपर वायु ऊपर उठेगी, इनके क्रम में ऊर्जा ऊष्मा ये क्या होगा, आपस में जब बहुत तेज तूफान आएंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं। ठीक है, लो प्रेशर जोन के क्रिएट होने से जैसे ही वायु किसी तूफान के रूप में कन्वर्ट होती है और चक्रीय क्रम में ऊपर की ओर बढ़ती है तो उसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये सामान्य शब्दों में हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, जो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय वायु राशियों से उत्पन्न होता है, यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वायु राशियां हैं उनकी वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, उष्णकटिबंध का विस्तार यानी जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि यह पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, यहां से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, मकर रेखा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ वाला हिस्सा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच जो हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की दूरी ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंध का विस्तार 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा तक है, जिसमें 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का विषुवतीय क्षेत्र भी शामिल है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि हमने अभी जिस क्षेत्र की बात की इसे हम दूसरे पेज में ऐड करते हैं कि ये पृथ्वी है, बीचों बीच से विषुवत रेखा होकर गुजरती है या बीचों बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में मकर रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। इन दोनों के बीच क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, इसके बीच जो क्षेत्र है वह विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विषुवतीय क्षेत्र।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है यूजीसी नेट अगले स्टेटमेंट में या किसी प्रश्न में ये फ्रेम कर दे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ इसके बीच का जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वह विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गद्यांश। विषुवतीय क्षेत्र भी शामिल है। अब यानी इसका मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, रीजन है, उसके बीच विषुवतीय क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ से बीच का जो रास्ता है वह 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये पूरा किसके भीतर समाहित है, ये समाहित है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के भीतर। ये कैसे होगा, ठीक जैसे एक बड़े गोले के भीतर एक छोटा गोला हो, है ना, तो ये इसका हिस्सा कहलाएगा, लेकिन भले ही ये इसका हिस्सा है, इसका अपना अलग एक नाम है, जैसे ये विषुवतीय क्षेत्र है और ये क्या होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो विषुवतीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भीतर शामिल है, ये इस कथन में कहा गया है, ठीक। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 80 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यानी हम यदि पूरे वर्ल्ड मैप की बात करें तो पूरी दुनिया में, चाहे यहाँ का प्रशांत महासागर हो, यहाँ अटलांटिक महासागर हो, फिर यहाँ यूरोप हो, अफ्रीका हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ एशिया की बात करें हम, चाहे यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन रीजन की हम बात करें तो इन पूरे रीजन में, इन पूरे क्षेत्रों में लगभग 80 उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्ष भर, प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में आते हैं। इनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हरिकेन और टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस क्षेत्र में आने वाले तूफानों को हरिकेन कहा जाता है और किस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन, और किन क्षेत्र के टाइफून कहा जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और इसे हमने पहले पढ़ा है, इसलिए अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि पता चले कि आपने कितना रिवीजन किया है, ठीक है। वर्गीकृत किया जाता है। उष्णकटिबंध में बनने वाली चक्रवाती प्रणालियां मध्य अक्षांश के चक्रवातों से काफी भिन्न होती हैं। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों से जो प्रणालियां निर्मित होती हैं, वे चक्रवात यहाँ मध्य अक्षांश में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, मध्य अक्षांश यानी अब 23.5 डिग्री के बाद और यहाँ लगभग 66 डिग्री के भीतर या 60 डिग्री के भीतर, ये मध्य अक्षांश होगा। इन मध्य अक्षांशों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनकी प्रणालियों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। यहाँ के चक्रवात अलग प्रणाली से होंगे, हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो चक्रवात आएंगे, ये चक्रवात थोड़ा इनकी तुलना में क्या होंगे, अलग होंगे। ये इस गद्यांश पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उष्णकटिबंध की वायु राशियां अनिवार्य रूप से समांग होती हैं। इस हिस्से की जो वायु राशियां हैं ये क्या होती हैं, समांग होती हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अमूमन माना जाता है कि सूर्य का जो तापमान है वह कैसा पड़ता है, सीधा सटीक पड़ता है, ठीक है। हालांकि इस क्षेत्र में ज्यादा, ठीक है, इसलिए क्या कहा गया कि ये समांग होती हैं, ठीक है। वायु राशियां क्या होती हैं, समांग होती हैं, जिनमें कोई वाताग्र रहित या बिना टकराव वाली होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला, उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव जैसे इसे आपको, इस लाइन को आपको ठीक से पढ़ना है क्योंकि इस पर आगे हो सकता है फ्रेम किया जा रहा हो प्रश्न। उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव, उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव कहां पर बनेगा, उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव बनेगा इस क्षेत्र में जहां पर उष्णकटिबंधीय रीजन है। ये उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव कैसे बनता है किसी क्षेत्र में, निम्न दबाव बनता है कैसे कि मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, हम पृथ्वी की बात करें, उष्णकटिबंधीय रीजन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये निम्न दबाव या लो प्रेशर यहां तब बनेगा जब जो सूर्य की किरणों की वजह से, तापमान की वजह से बहुत तेजी से यहाँ तापमान आएगा, सूर्य की किरणें यहाँ बहुत तेजी से पड़ेंगी, तो इस रीजन की जो वायु है वह गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी। वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठी, क्योंकि इन्हें क्या मिला, इन्हें तापमान मिला, तो हल्की होकर ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कौन सा हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है
कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर निम्न दबाव होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो निम्न दबाव है वह जैसे जैसे अटलांटिक को पार करते हैं वे उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम पूरी पृथ्वी की बात करें और इसी मैप से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए विषुवत वृत्त है और इसके इस तरफ 23 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री। जैसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय रीजन ये है, यहाँ की जो वायु है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर को क्रिएट करने जैसे जैसे निम्न दबाव अटलांटिक, ये है अटलांटिक महासागर, ये हिस्सा अटलांटिक महासागर है ना, इसके इस तरफ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर को पार करते हैं वे उष्णकटिबंधीय तूफानों में बदल जाते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के निर्मित होने के लिए क्या जरूरी है कि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो, साथ में बहुत तेजी से तूफान के रूप में हवाएं चक्र करती हुई ऊपर की ओर उठे और इनके बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो ये जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्मित होने के लिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले इनका निर्माण होता है महासागर के तल के ऊपर। ध्यान रखें, महासागर यानी जहां जलराशि मौजूद होती है वहां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव जैसे जैसे अटलांटिक को पार करते हैं वे उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल जाते हैं। एक आम धारणा बन चुकी है कि यदि वे अपने मार्ग पर समय से पहले प्रबल हो जाते हैं तो उनका रुख उत्तरी अटलांटिक की ओर उत्तरी दिशा में होता है। यानी समय से पहले बन गए तो जो उत्तरी अटलांटिक वाला हिस्सा है उसमें उत्तर दिशा की ओर इनका रुख हो जाता है, वे अमेरिका नहीं पहुंचते। मतलब यहाँ पर जो अमेरिका स्थित है ये यहाँ पर नहीं पहुंचते। यह भयावह स्थिति लगभग 40 डिग्री पश्चिम के पास होती है। अब देखिए 40 डिग्री पश्चिम, इसका मतलब क्या है? 40 डिग्री पश्चिम जैसे ही पश्चिम के लिए डिनोट किया जाए तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि यह पूरब होता तो क्या होता? इसका मतलब कि हम यहाँ पर यदि यह पूरब होता है इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? देशांतरी रेखाओं के इस हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। ये रेखा को क्या है? ये है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके इस ओर जितनी भी रेखाएं उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं ये क्या कहलाती हैं? देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं। इनके बारे में हमने डिटेल से वीडियो कवर की है। यदि आपको इनके बारे में डिटेल से जानकारी जानना है तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल विजिट करिए, आप सर्च करिए देशांतरी रेखाएं, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। तो देशांतरी रेखाओं के यदि हम बात करें, मध्याह्न रेखा के इस ओर की जो रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतरी रेखा कहा जाता है और इस ओर की जो रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतरी रेखा कहा जाता है। अब इसमें लिखा है 40 डिग्री पश्चिम, इसका मतलब इस ओर 40 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वह 40 डिग्री पश्चिम वाली रेखा कहलाएगी। अब बात की जा रही है अटलांटिक हिस्से की, यानी यहाँ अमेरिका, यानी यहाँ इसके आसपास, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह भयावह स्थिति लगभग 40 डिग्री पश्चिम के पास होगी। 40 डिग्री पश्चिम यानी इस ओर होगी, है ना, ध्यान रखिएगा, 40 डिग्री पश्चिम के पास होती है। आधिकारिक रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऋतु प्रतिवर्ष 1 जून से 30 नवंबर तक होती है। इसका मतलब ये कि आधिकारिक रूप से पिछले जितने भी वर्ष हैं उसके बाद रिकॉर्ड बना दिया गया। ये क्या देखा गया कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वे प्रतिवर्ष किस ड्यूरेशन में, किस टाइम पीरियड में आते हैं? वे आते हैं 1 जून से 3 नवंबर के बीच में। तो इनके बीच में ही अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पैदा होना देखा गया है कि ये चक्रवात यहाँ पर इस रीजन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस पे पूछे गए प्रश्नों की ओर। हमने ठीक से गद्यांश को पढ़ लिया है, समझ लिया है दरअसल कि गद्यांश में क्या कहा जा रहा है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने यह जान लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक विनाशकारी तूफान है, यानी ये उष्णकटिबंधीय रीजन में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, पूरी पृथ्वी में 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो लो प्रेशर बेल्ट बनता है। क्यों बनता है ये यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे इस क्षेत्र में पड़ती हैं, तापमान अधिक होता है, तापमान के अधिक होने से इस रीजन में, खासकर जो विषुवतीय क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, विषुवतीय क्षेत्र में तो और भी ज्यादा, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से वायु गर्म होती है और गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो गर्म वायु गर्म होकर क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी और जैसे ही गर्म वायु
हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, उस क्षेत्र में दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि दबाव क्या है, वायु के माध्यम से लगने वाला दाब, इसे हम वायुदाब कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्र की बात की जाए तो इकाई क्षेत्र में जो लग रहा है उसे हम वायुदाब के नाम से कह देंगे। तो जब ये वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, वहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। और उस प्रेशर के बाद जब तूफानी हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठेंगी और यहाँ पर इनकी प्रवृत्ति और विनाशकारी होती जाएगी, तो इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह दिया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीचों बीच, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के, मान लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीचों बीच यहाँ पर ये जो स्थान है, लो प्रेशर वाला स्थान है, ये ध्यान रखिएगा कि इस स्थान पर लो प्रेशर होता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख, या क्या कहा जाता है, आई, या क्या कहा जाता है, चक्रवात चक्षु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो वॉल है जहां पर ये स्थान बचा, ये किनारे वाला, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है चक्रवातों की वजह से। चक्रवात बहुत तेजी से महासागरों के ऊपर उत्पन्न हुआ है, यानी यह क्या होगा, बहुत तेजी से बादलों का निर्माण करेगा। जो वायु ऊपर उठ रही है आर्द्रता को लेकर, नमी को लेकर, ये नमी ऊपर जाकर जब वायु ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी। जब वायु ऊपर जाके ठंडी होगी, किस वजह से होगी, ये वायु संघनन, वायु के परिसंचरण के माध्यम से ये ऊपर उठी, संघनित होकर बादलों का निर्माण हुआ यहाँ पर, और इन बादलों के निर्माण से कपासी मेघ बने और ये बादल वर्षा के रूप में क्या होते हैं, नीचे फिर बरस जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर पहुंचते पहुंचते तक वायु ठंडी हो जाती है। एडियाबैटिक आपने ताप पतन सुना होगा, जैसे ही वायु ऊपर की ओर बढ़ती है, एडियाबैटिक ताप पतन की वजह से ये जो तापमान है, टेम्परेचर है, इसकी ऊष्मा बाहर निकल जाती है वायु की। अब यहाँ पर जो नमी थी, आर्द्रता थी, जो वायु अपने साथ ऊपर लेकर आई थी वाष्पीकरण के माध्यम से, यह नमी आर्द्रता बादलों के माध्यम से, संघनन के माध्यम से बादल बने और बादलों के माध्यम से यहाँ वर्षा हो गई और ये बरस जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने चक्रवातों के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, आंसर देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, कौन सा सही नहीं है देखते हैं। यह प्रश्न दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन ए क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहां पर है इस वाले रीजन में, है ना, और इस रीजन में कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ध्यान रखना है कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक, और कौन सी दिशा में, तो यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो इनकी दिशा क्या होगी, दाईं ओर, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो इनकी दिशा क्या होगी, बाईं ओर। किसकी, पवनों की। चक्रवातों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होगी वह होगी घड़ी की सुई के विपरीत, यानी इस ओर उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इस ओर। ठीक है, ये चक्रवातों के बारे में जाना हमने। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है चक्रवात। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। ये कथन देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उस क्षेत्र के लिए विनाशकारी खतरे हैं। वहां उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जान माल की हानि भी हो सकती है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तीसरा कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITCZ के निकट पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ITCZ ये क्या है? ITCZ की जब बात करेंगे तो ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो विषुवतीय क्षेत्र के आसपास, विषुवतीय क्षेत्र अभी हम थोड़ी देर पहला पढ़ा, यहाँ पर ये क्रिएट होता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में ये एक बेल्ट के रूप में कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ITCZ ये एक बेल्ट के रूप में क्रिएट होता है। यहाँ पर लो प्रेशर निर्मित होता है, लो प्रेशर यानी गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है। ये जो रीजन ग्रीष्म ऋतु में ये थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ITCZ एक बेल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाता है शिफ्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं इसको, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसलिए इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ITCZ। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITCZ
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसके पास उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बेल्ट भी तो यही बन रहा है और इसके भीतर ही ये बेल्ट आ जा रहा है, तो इसके निकट पैदा होता है। सही बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ते हैं। अभी हमने अपने गद्यांश में पढ़ा भी कि जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं, भूमि की ओर आते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये थोड़ी सी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसके बारे में इसी गद्यांश में डिटेल में अभी पूरे स्थिति पढ़ते हुए कवर भी किया है। तो आपको ठीक से सारी चीजें समझ लेनी है, गद्यांश को आपको ठीक से पढ़ लेना है, ताकि आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे जो आपसे गद्यांश में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न, ये जो स्टेटमेंट है वह भी सही है। तो देखिए पूछा क्या गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये स्टेटमेंट दरअसल सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? वर्ष के कौन से विशिष्टतम समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? अभी हमने हमारे ऑप्शन में पढ़ा भी। ऑप्शन में क्या है, ए है 5 जून से 25 नवंबर, बी है 1 जुलाई से 30 नवंबर, सी है 29 जून से 5 दिसंबर और डी है 1 जून से 30 नवंबर। हमने हमारे स्टेटमेंट में अभी मतलब हमारे गद्यांश में ही पढ़ा 1 जून से 30 नवंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 जून से 30 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होते हैं तथा महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से क्या होते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, तीसरा, चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है। और चौथा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश्य होता है। आपको उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। ए है 1, 2, 4, बी है केवल 1, सी है 1 और 2 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 वाले सेशन में ही प्रश्न है, क्योंकि गद्यांश ही है तो गद्यांश का ही प्रश्न है। अब देखो क्या कहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला वाला कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थितियों के हिसाब से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यदि हम इनकी स्पीड की बात करें तो स्पीड के आधार पर ही इनका जो नाम है, इनका रूप है, इनका जो प्रभाव है वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, तो इन चक्रवातों को हम क्षीण चक्रवात कहते हैं। क्षीण यानी बहुत अधिक, इसका नकारात्मक प्रभाव आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी बात, यदि इसमें जो वायु या पवन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर आप इसे हरिकेन कहेंगे। आप इसे क्या कहेंगे, हरिकेन। लेकिन यदि पवन की वायु या पवन की गति या वायु की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको देखने को मिल रही है, तो फिर हम इसे सुपर साइक्लोन कहेंगे या आप महा चक्रवात कह सकते हैं। लेकिन आप इसे ध्यान रखें, कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, सुपर साइक्लोन। तो सुपर साइक्लोन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सुपर साइक्लोन। आधा का ठीक है, सुपर साइक्लोन। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होते हैं तथा महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि चक्रवात क्या होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं, विनाशकारी होते हैं। इसके आसपास क्षेत्र की बात करें तो ये यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी पैदा कर देते हैं। महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं, क्योंकि वायु बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर, तूफान या आंधी नुमा वायु है तो बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा था कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर क्रिएट होता है। हमने देखा लो प्रेशर चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं और चक्रवातों के जो केंद्र वाला हिस्सा है, यहाँ पर
क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी चक्रवातों के केंद्र में क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर, ना कि हाई प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है उस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख या आई ऑफ साइक्लोन। फिर उसके साइड वाले वॉल को हम कहते हैं आई वॉल। ध्यान रखिएगा, चक्रवात में जो आपको आसपास जहां पर वर्षा बहुत तेजी से होगी, ये हिस्सा हम इसे कहते हैं आई वॉल, चक्रवात की आंख की दीवार। ठीक है, फिर उसके बाहर वाले हिस्से को हम कहेंगे सर्पिलाकार क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी अलग अलग इनका नामकरण है। हमने जब साइक्लोन को ठीक तरीके से पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन को, तो हमने इसके बारे में चर्चा की है। आपको वो वीडियो भी वहां मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश्य होता है। यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश्य नहीं होता। जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरीय हिस्सों से स्थल की ओर आते हैं, है ना, स्थल की ओर आते हैं, उनका प्रभाव कम होता जाता है और स्थल के आंतरिक हिस्से की ओर आते आते चक्रवात जो है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए देखा जाता है कि चक्रवात कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। स्थलीय भागों की ओर आते आते इनका प्रभाव कम हो जाता है, ये कमजोर पड़ते जाते हैं और आंतरिक स्थलीय भागों तक पहुंचते पहुंचते चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 2? देखते हैं हमारे ऑप्शन में 1 और 2 कहां पर है। सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं। अभी हमने हमारे गद्यांश में ही पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं। कब परिवर्तित हो जाते हैं? हमारे गद्यांश में ही लिखा है कि उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव जैसे जैसे अटलांटिक को पार करते हैं वे उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल जाते हैं। अटलांटिक रीजन की बात की जा रही है। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब गद्यांश के आधार पर क्या होगा? ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? देखिए फिर से गद्यांश से प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? फिर से हम गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कहां पर लिखा है। इसमें लिखा है, ये लिखा है क्या कि यह भयावह स्थिति लगभग 40 पश्चिम के पास होती है। 40 डिग्री पश्चिम, अभी हमने पढ़ा भी था कि ये देशांतर रेखाएं हैं यदि पश्चिम लिखा हुआ है तो, और यदि पश्चिम नहीं लिखा होता उत्तर या दक्षिण तो अक्षांशीय रेखाएं होती। तो इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए है 10 डिग्री पश्चिम, 20 डिग्री पश्चिम, सी है 30 डिग्री पश्चिम और डी है 40 डिग्री पश्चिम। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि रेखाएं, ये है मध्याह्न प्रधान रेखा, ठीक है, फिर ये हमने पढ़ा क्या, देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं। ये यदि मध्याह्न रेखा की इस ओर की रेखा है तो इसे हम पूर्व से डिनोट करेंगे, यानी यह मान लीजिए यह 10 डिग्री पूर्व है, इसका मतलब ये 10 डिग्री देशांतर रेखा की बात की जा रही है। यदि लिखा होता 40 डिग्री पूर्व, यानी यहाँ पर 40 डिग्री पूर्व रेखा की बात की जा रही है। 40 डिग्री पश्चिम लिखा है, यानी 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की बात की जा रही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि पश्चिम की जगह उत्तर लिखा होता या दक्षिण लिखा होता तो फिर यहाँ पर किसकी बात की जा रही थी? अक्षांशीय रेखाओं की। अक्षांशीय रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, कुछ इस तरीके से। ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जिसमें ये रेखाएं इन्हें कैसे लिखा जाता है? जैसे ही मान लीजिए विषुवत वृत्त है, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश लिखेंगे इसे, तो इसके ऊपर जो रेखाएं हैं उन्हें लिखा जाता है, मान लीजिए 10 डिग्री क्या होगा? उत्तर यानी नॉर्थ। 20 डिग्री क्या होगा? उत्तर यानी नॉर्थ। इसे लिखेंगे 10 डिग्री दक्षिण यानी 10 डिग्री साउथ।
तो ये क्या होंगी, ये अक्षांशीय रेखाएं होंगी और ये देशांतरी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गद्यांश के आधार पर प्रश्न के सही उत्तर क्या है ये भी जाना। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में समझा, उनके प्रकारों के बारे में समझा, कैसे उनके अलग अलग वेग के आधार पर, गति के आधार पर इनके नामकरण है, इसे भी हमने जानने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।